वेलकम बैक टू अंकित्स क्लासरूम। यू ऑल आर हियर बिकॉज एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स एन इजी लर्निंग। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 9 जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे फॉरेस्ट के बारे में और हमारे यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, इंडिया की इतनी भव्य जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। द एग्जिस्टेंट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन इज डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज। हमारे इंसान की यानी कि जो मैन इंसान होता है उसका डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और एग्जिस्टेंस तीनों ही रिसोर्सेज के ऊपर होता है। हम एग्जिस्ट कब करते हैं? जब हम लोग रिसोर्स यूज करते हैं। रिसोर्स जैसे हमको जो गॉड गिफ्टेड रिसोर्स मिलते हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, अनेक चीज हो गई। प्रोग्रेस कब करते हैं? जब हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं। और डेवलप कब करते हैं? जब हम रिसोर्सेज का कंज्यूम करते हैं। तो ये सारी ही चीजें, मतलब एक इंसान का पूरा एग्जिस्टेंस, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस तीनों डिपेंड करते हैं रिसोर्सेज के ऊपर। We have been fulfilling our needs by getting them from nature since early times, wherein forests are considered to be the very important resource. आजकल से नहीं, जब से इंसान एग्जिस्टेंस में आया है, बहुत पहले से अर्ली टाइम से हम लोग डिपेंड करते हैं रिसोर्सेज पर। हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हर एक चीज के लिए हम लोग रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो फॉरेस्ट भी है। फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। A general meaning of forest is the accumulation of trees, shrubs and heap of grass. फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज यानी कि बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे। श्रब्स यानी कि छोटे जो पौधे होते हैं वो देखने को मिलेगा। हिप ऑफ ग्रास यानी कि पूरी जमीन पर आपको ग्रास और ये सारी चीज देखने को मिलेगी। उसको बेसिकली बोला जाता है फॉरेस्ट, यानी जहां पर बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे पौधे वगैरह सारा एक साथ होता है। In natural vegetation, only that vegetation is included which can be raised naturally without the help of man. This is called virgin vegetation. अब नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? आप समझिए, नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जो ऑर्गेनिकली बाय अपने आप बनता है, ठीक है? यानी कि जो वेजिटेशन, जो जंगल है वो अपने आप बन रहा है, उसके अंदर इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है। वहां जाकर इंसान बीज नहीं बो रहा है, वहां जाकर इंसान कोई प्रोसेस नहीं कर रहा है। नेचुरल प्रोसेस से अपने आप कुदरती जो चीज बनती है उसको बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशन, और उसको बोला जाता है वर्जिन वेजिटेशन, जिसके अंदर इंसान कोई भी रोल प्ले करता नहीं है। Now such vegetation in India is available only in Himalayas, Sundarban and remote areas of Thar desert. और अभी ऐसे नेचुरल वेजिटेशन वाले फॉरेस्ट हमारे इंडिया के अंदर कहां देखने को मिलते हैं? तो हिमालयाज में देखने को मिलते हैं, सुंदरवन के जंगलों में देखने को मिलेगा, और थार डेजर्ट की कुछ जगहों पर आपको ऐसा वेजिटेशन देखने को मिलेगा। यानी बेसिकली फॉरेस्ट की बात चल रही है कि फॉरेस्ट कभी भी कोई उगाता नहीं है, ठीक है? फॉरेस्ट जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस से बनता है, बाय गॉड गिफ्टेड बनता है, वो अपने आप बनता है। वहां जाकर कोई बीज नहीं बोता, वहां जाके इंसान कोई प्रोसेस नहीं करता है, तो वो होता है नेचुरल वेजिटेशन, ऑर्गेनिक वेजिटेशन, वर्जिन वेजिटेशन। तो ये सारी जो चीजें थी वो बेसिकली फॉरेस्ट का इंट्रोडक्शन था कि इंसान जो होता है वो अपने लाइफ के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमेशा रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। और रिसोर्सेज कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में से भी हमको मिलते हैं, इसीलिए फॉरेस्ट भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली इन फॉर्म ऑफ रिसोर्स बट इन अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, इन अ फॉर्म ऑफ नेचुरल ब्यूटी, इन अ फॉर्म ऑफ रेनफॉल। अनेक तरीके से फॉरेस्ट हमारे लिए मदद रूपी होता है। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है? फॉरेस्ट को क्लासिफाई करने के अनेक तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से फॉरेस्ट क्लासिफाई होते हैं। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया। अलग अलग क्राइटेरिया यानी अलग अलग टेक्निक से अलग अलग टॉपिक को लेकर फॉरेस्ट को डिवाइड किया जाता है कि फॉरेस्ट को कैसे, कौन से में क्लासिफाई करना है, ये फॉरेस्ट कौन सी कैटेगरी में आता है, ये फॉरेस्ट कौन सी कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। 3 types of forest on the basis of administration, ownership and मैनेजमेंट। बेसिकली फॉरेस्ट को 3 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ओनरशिप। यानी उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभाल रहा है, ओनरशिप किसकी, और मैनेज उसको कौन करता है। इन 3 डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर फॉरेस्ट को कैसे क्लासिफाई किया गया है? तो फर्स्ट है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। Such forests are undertake the control of government directly. There is a restriction on lumbering, collection of wood or for pasturing. ये होता है रिजर्व फॉरेस्ट जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आप समझिए, अब आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि जो फॉरेस्ट रिजर्व किया गया है, जिसका जो कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल करता है। वहां पर किसी को ये सौंपा नहीं होता है कि आपको ये फॉरेस्ट संभालना है, या कोई
ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट उसके ऊपर अपना डायरेक्ट कंट्रोल रखती है उन फॉरेस्ट के ऊपर। वहां पर लुम्बरिंग, कलेक्शन ऑफ वुड, पेस्टरिंग, यानी कि वहां पर कोई भी तरीके का सामान आप लेके नहीं जा सकते, यानी कि फॉरेस्ट कट नहीं कर सकते, लकड़ा लेके नहीं जा सकते, वहां पर ग्रेजिंग एक्टिविटी नहीं करवा सकते। हर चीज वहां पर रिस्ट्रिक्ट होती है। वहां पर सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करती है और वो फॉरेस्ट जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। उन फॉरेस्ट को बोला जाता है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। सेकंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। These forests are looked after by the administration. Local people are permitted to collect the wood and to graze animals without chasing any harm of trees. सेकंड आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये होता है रिजर्व फॉरेस्ट के एक लेवल नीचे। यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दिया होता है संभालने के लिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि कोई डायरेक्ट बहुत बड़ी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इसमें रोल प्ले नहीं करती है। इसमें क्या होता है, लोकल जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं इन सब लोगों को वहां पर ध्यान रखने के लिए बोला गया होता है। सेकंड कि यहाँ पर जो ग्रेजिंग एक्टिविटी होती है कि भाई एनिमल्स को जाके चराना, गाय बकरियों को चराना, ये सारी चीजें वहां पर अलाउ होती है, बट कंडीशन ये होती है कि आप वहां पर कोई भी पेड़ को हार्म कर सकते नहीं है। थर्ड आता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। These forests are still not classified. There is no restriction on tree felling or animal grazing. ये है, इसके नाम में ही सब कुछ है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट यानी कि अभी तक पता नहीं चला है कि ये फॉरेस्ट कौन सी कैटेगरी में आते हैं, या रिजर्व फॉरेस्ट में आता है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में आते हैं, पता ही नहीं है। यहाँ पर आप ट्री कट भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर ग्रेजिंग एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये क्लासिफाई नहीं हुआ है कि इसको संभालेगा कौन। तो ये था बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। पहला था रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, तो जहां पर गवर्नमेंट अपना डायरेक्ट कंट्रोल रखती है। ठीक है, गवर्नमेंट वहां पर अपना कंट्रोल रखती है, डायरेक्टली कंट्रोल रखती है, और वहां पर सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट होती है, यानी कि एनिमल ग्रेजिंग नहीं हो सकती, लंबरिंग नहीं हो सकती है, वुड को कट करके आप नहीं लेके जा सकते हो, ये सारी चीजें प्रोहिबिट होती है, रिस्ट्रिक्ट होती है। किसमें, रिजर्व फॉरेस्ट में। सेकंड आता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनको संभाल रहे होते हैं, वहां पर एक परमिशन के साथ ग्रेजिंग एक्टिविटी यानी कि एनिमल्स को चराने लेके जाना, ये सारी चीजें अलाउ होती है, बट कंडीशन ये होती है कि आप वहां के फॉरेस्ट को डैमेज नहीं कर सकते, ट्रीज को डैमेज नहीं कर सकते, ट्रीज काट नहीं सकते, ये सारी चीजें होती है। और थर्ड होता है अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, यानी कि जो अभी तक क्लासिफाई नहीं हुआ है कि वो फॉरेस्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, क्या वो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, अभी तक क्लासिफाई नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ग्रेजिंग एक्टिविटी वगैरह सारी चीजें अलाउ होती है। सेकंड आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी कि फॉरेस्ट को ओन कौन करेगा, कौन उस फॉरेस्ट का मालिक होगा और उसको मैनेज। अब दोनों देखो, दोनों सिमिलर शब्द है। अगर मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी मेरी है, उसका मालिक मैं हूं, तो उसको मैनेज भी तो मैं ही करूंगा। सिंपल है, मेरी प्रॉपर्टी को मैं ही मैनेजमेंट करूंगा, और कौन करेगा। वैसे फॉरेस्ट का जो ओनर होगा वही उस फॉरेस्ट को मैनेज भी करेगा। तो फर्स्ट आता है स्टेट फॉरेस्ट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच फॉरेस्ट। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी। पहला आता है स्टेट फॉरेस्ट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे गुजरात गवर्नमेंट होती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो ऑल ओवर इंडिया पर होती है। तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो यहाँ पर ओन करती है, ये फॉरेस्ट को वही ओन करती है और वही इसको मैनेज भी करते हैं। हमारे देश का मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट यही कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो एक नेचुरल प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, उसको गवर्नमेंट ओन करते हैं, उसको संभालने का काम भी गवर्नमेंट का होता है। इसीलिए हमारे यहाँ का मोस्ट ऑफ जो फॉरेस्ट है वो स्टेट कैटेगरी के अंदर आते हैं, स्टेट कंट्रोल कैटेगरी के अंदर आते हैं, जहां पर गवर्नमेंट उसका ध्यान रखती है और गवर्नमेंट ही उसको मैनेज करती है। सेकंड आता है कम्युनल कम्युनिटी फॉरेस्ट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव कंट्रोल ओवर सच फॉरेस्ट। कम्युनिटी फॉरेस्ट आता है सेकंड, जहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि अहमदाबाद का कोई फॉरेस्ट होगा या छोटा सा अहमदाबाद का कोई गार्डन होता है, फॉरेस्ट होता है, तो उसको कौन संभालेगा, तो उसको संभालने के लिए होता है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, वहीं पर अगर कोई गांव पर कोई जंगल है तो उसको कौन संभालेगा, बाकी ग्राम पंचायत संभालेगी। यानी कि वो छोटे फॉरेस्ट होते हैं, इतने बड़े फॉरेस्ट होते नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट अपना जो पावर होती है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दे देती है, यानी कि अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी वालों को दे देती है, ग्राम पंचायत को दे देती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत को दे देती है कि आपको इस फॉरेस्ट का ध्यान रखना है। तो वो होता है सेकेंड कैटेगरी के अंदर कम्युनिटी फॉरेस्ट। थर्ड आता है प्राइवेट फॉरेस्ट। इसके भी नाम से ही पता चल जाता है कि प्राइवेट फॉरेस्ट क्या होता है। Such a forest is owned by individual. Such forests are found more in Odisha, Meghalaya, Punjab and Himachal Pradesh. Some of these forests are in haphazard condition or some of them are totally barren. प्राइवेट फॉरेस्ट क्या होता है कि जिसका मालिक कोई इंडिविजुअल इंसान है, यानी कि सरकार या फिर लोकल गवर्नमेंट ये सब नहीं संभाल रहे। मेरा खुद का कोई जंगल है,
ठीक है, मेरा खुद का कोई फार्म है तो उसको आता है प्राइवेट फॉरेस्ट के अंदर। प्राइवेट फॉरेस्ट आपको मेजोरिटी इंडिया में देखने को मिलेंगे उड़ीसा, मेघालय, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर। बट इन फॉरेस्ट की मेन प्रॉब्लम ये है कि या तो ये जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही खराब सिचुएशन में, यानी कि यहाँ पे बहुत ही केयर नहीं की गई है उनकी, या फिर बैरन हो चुका है, यानी कि पूरे खत्म हो चुके हैं, वहां पर सिर्फ जमीन पड़ी है, फॉरेस्ट तो बिल्कुल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट ओनर है, ठीक है, प्राइवेट फॉरेस्ट है, उसने उतना ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि फॉरेस्ट को डेवलप करने के लिए, फॉरेस्ट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, एक केयरफुल चीज होती है। तो प्राइवेट इंसान का उसकी केयर नहीं करते, जिसकी वजह से वो क्या होता है, बैरन हो जाते हैं, या फिर खराब हो जाते हैं, या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये था बेसिकली ओनरशिप और मैनेजमेंट के ऊपर तीन तरह के टाइप्स। फर्स्ट कौन सा आता है? स्टेट फॉरेस्ट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसको संभालते हैं। सेकंड आता है कम्युनिटी फॉरेस्ट, जो कौन संभालता है? कॉम्युनल, यानी कि ग्राम पंचायत हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, ये लोग उनको संभालते हैं। थर्ड होता है प्राइवेट फॉरेस्ट, यानी कि कोई इंडिविजुअल, उसका मालिक कोई पर्सनल इंसान है जो उस फॉरेस्ट को संभालता है। तो ये था बेसिकली टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्ट्रेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन? यानी कि हम जो जंगल को काटते हैं, जो जंगल को हम तबाह करते हैं, उसको बोला जाता है डिफॉरेस्ट्रेशन। डिफॉरेस्ट्रेशन मींस द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करना, फॉरेस्ट को तोड़ना, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना, उसका मतलब होता है डिफॉरेस्ट्रेशन। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ अवर कंट्री अलोन बट इज वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम। ये सिर्फ एक इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी ग्लोबल प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया में आज जंगल इतनी तेजी से कटते जा रहे हैं कि एक जो ग्लोबल प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। क्योंकि फॉरेस्ट कटने के बाद हम हमारे डेवलपमेंट के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए फॉरेस्ट को कट आउट करते हैं, बट उसके बाद हमको ही रिसोर्स की कमी होती है, बारिश की प्रॉब्लम होती है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। तो जो डिफॉरेस्ट्रेशन प्रॉब्लम है वो हमारी कंट्री की नहीं, बट एक ग्लोबल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। It can be said that it's a result the progress of man. Trees are destroyed naturally. ऐसा बोला जाता है कि इंसान की प्रोग्रेस की वजह से जो ट्रीज है वो खत्म होते जा रहे हैं। सही भी बात है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि हमको लैंड इतनी चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए जमीन चाहिए, फ्लैट्स के लिए जमीन चाहिए, रेजिडेंस के लिए जमीन चाहिए, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जमीन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सीधा जाके वो जंगल को काट देते हैं। वही रीजन का होता है कि वही डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से हम हमारी ग्रोथ तो कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं नेचर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। However, it is a negligible compared to the loss inflicted by human interference. और ऐसा कहने में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है कि जो नेचुरल की लाइफ है, जो नेचर की लाइफ है, जो फॉरेस्ट की लाइफ है, जो ट्रीज की लाइफ है, वो कहीं ना कहीं खराब हुई है क्योंकि ह्यूमन ने उनके बीच में इंटरफियर किया हुआ है। पहले के जमाने में इतना पॉल्यूशन नहीं था, सब कुछ क्लीन था, एटमॉस्फेयर अच्छी थी, एयर इतनी अच्छी थी, ऑक्सीजन अच्छे लेवल का था। रीजन क्या था कि पेड़ इतने थे, पेड़ बचा के रखते थे, लोगों को उसकी केयर थी, लोग उसके बीच में इंटरफियर नहीं करते थे, फॉरेस्ट और इन सब के बीच में। और अभी आप जहां देखते हो वहां पर आपको डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है? द इंपैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज विस्पर्ड द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर। सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा है। हर एक इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का लेवल ही अगर कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डेंजर में आ जाएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम मोर इंटेंस। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो उसका लेवल बढ़ता जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। विद द रिमूव फॉरेस्ट कवर द सॉइल इज एरोडेड एंड द प्रॉब्लम ऑफ फर्टिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। फर्टिलिटी की बात करते हैं हम लोग, सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए आपको पता है कि मिट्टी, सॉइल की फर्टिलिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब क्या होता है, जब फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट होने लगता है, यानी कि जब कवर होता है वो कवर हट जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे यहाँ की जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम होती है, सॉइल इरोजन, ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा हुआ है कि जब सॉइल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने लगती है, ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। एक फर्टिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होने देखने को मिलेगी कि सॉइल जो अपनी फर्टिलिटी क्या करता जाएगा, लूज करता जाएगा। तो ये सारी चीजें डिफॉरेस्टेशन की वजह से होती है। In the peninsular India, the forest area has decreased largely due to deforestation. Many living organisms have lost their habitats. ठीक है, अब देखते हैं अगर इंडिया के पेनिनसुला प्लेट्यू की बात करें, यानी कि हमारे साउथ इंडिया की अगर बात करते हैं, तो वहां पर डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे वाइल्ड लाइफ की जान जा चुकी है, बहुत ज्यादा इंसानों की भी लाइफ को डेंजर में। ये सारे रीजंस कहीं ना कहीं हमको डिफॉरेस्टेशन की वजह से देखने को मिलता है कि जितना ज्यादा फॉरेस्ट कट आउट होगा उतना ही इंसान के लाइफ पर भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
एज अ रिजल्ट द वाइल्ड एनिमल्स अप्रोच अर्बन सेटलमेंट इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। और सबसे ज्यादा हम हमारी लाइफ को तो एक सेकंड के लिए साइड करते हैं कि हम तो सरवाइव कर लेंगे, बट जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, उनका घर ही छीन लोगे तो वो लोग क्या करेंगे, अर्बन एरिया, सिटी में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम ही लोग बोलते हैं कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स है वो सिटी में आ रहे हैं, आएंगे ही ना, क्योंकि हमने ही उनका घर छीन लिया है। तो ये रीजन होता है कि वाइल्ड लाइफ क्या करता है, अर्बन सेटलमेंट पर आ जाता है। मोर इंस्टेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑफ कार्निवोरस एनिमल किलिंग द डोमेस्टिक एनिमल ऑफ दोज शेपर्ड्स हु लिव नियर द फॉरेस्ट। फिर क्या होता है कि जंगल के अंदर जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनको खाना चाहिए, फूड चाहिए होता है, जंगल खत्म हो चुके हैं, वहां पर एनिमल्स नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अर्बन एरियाज में आके हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं जैसे डॉग हो गए या फिर काऊ हो गए, इन पर वो लोग क्या करते हैं, अटैक करते हैं फॉर फूड। रीजन क्या है, क्योंकि हमने छोटा कर दिया ना। पहले जंगल बहुत बड़ा था तो वाइल्ड लाइफ, मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स वो कितना भी घूमते थे तो जंगल में ही रहते थे। अब हम उनको भी नहीं पता है कि जंगल कितना तेजी से कट गया, तो वो थोड़ा भी आगे आ जाते तो वहां पर सिटी आ जाती है। तो दैट्स द रीजन कि वाइल्ड लाइफ जो होता है वो सिटी के अंदर आने लग जाते हैं। ये था बेसिकली हमारे डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट के बारे में कि क्या इम्पैक्ट हमको डिफॉरेस्टेशन का देखने को मिलता है। नेक्स्ट है रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कैसे हमको फॉरेस्ट को बचाना चाहिए। तो फर्स्ट है रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड द ऑप्शन ऑफ वुड, दिस विल रिड्यूस द यूसेज ऑफ वुड एंड इट विल सेव द फॉरेस्ट। हमें ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए लकड़ों का। फॉरेस्ट ज्यादातर काटे जाते हैं वुड के लिए भी, ठीक है, फर्नीचर वगैरह हर एक चीज वुड से बनती है। हमें ऑल्टरनेट ढूंढना चाहिए कि वुड के ऑप्शन में हम क्या यूज कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वुड का जो यूसेज है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन कम हो जाएगा। Wherever the trees are to be cut eventually for the development work or for necessity, new trees of the same species should be grown। ठीक है, सेकंड ये देखना चाहिए कि हम लोग हमारी नेसेसिटी की वजह से, हमको नेसेसरी है कि हमको वो जंगल काटना पड़ेगा, तो जंगल काटने के बाद सेम स्पीसीज, अगर सपोज कि हमने जो पर्टिकुलर पेड़ हमने काटे वही सेम कैटेगरी के स्पीसीज के पेड़ हमको वापस उगाने चाहिए दूसरी जगह पर, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो लेवल है ट्रीज का वो मेंटेन रहेगा। There should be a total ban for cutting trees which are not grown fully। हमें उन ट्रीज को काटने के ऊपर फुल्ली बैन लगा देना चाहिए, यानी कि प्रोहिबिट कर देना चाहिए जो अभी तक पूरी तरीके से उगे नहीं है। यानी कि सपोज कि वो अभी ट्रीज के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी उग रहे, तो वो ट्रीज को हमें काटने के लिए फुल्ली बैंड कर देना चाहिए। नेक्स्ट, दोज इंडस्ट्री विच रिसीव देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉरेस्ट शुड बी कंप्लीट for affirmations for the future need under the name of ecotourism। the forest cover should not be damaged and should be strictly controlled। सेकंड, वो इंडस्ट्रीज जिसका पूरा का पूरा रॉ मटेरियल कहां से आता है, फॉरेस्ट में से आता है, उन लोगों को अफॉरेशन करना चाहिए, यानी कि उनको अपने रॉ मटेरियल्स पर कंट्रोल करना चाहिए, या फिर वो जितना रॉ मटेरियल ट्रीज से ले रहे हैं या ट्रीज को कट आउट कर रहे हैं उतना ही उनको वापस नया भी उगाना चाहिए। इसको कहना कि कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है कि आप जितने ट्रेस काट रहे हो या जितना रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो उतना ही आपको वापस उगाना भी होगा। वो उगाने से क्या होता है कि जो एक इकोसिस्टम का लेवल है वो मेंटेन रहता है। सेकंड आता है इको टूरिज्म। हम लोग जंगल वगैरह में ट्रैकिंग वगैरह और बहुत सारी तरीके से हम लोग जंगल में घूमने जाते हैं, पहाड़ों में घूमने जाते हैं, तो इको टूरिज्म के नाम पर हमको क्या करना चाहिए, वहां पर वो जो वेस्ट लोग जो कचरा करते हैं या फिर जो पेड़ वगैरह काट लेते हैं या फिर वहां पर गंदगी करते हैं, ये सारी चीजें हमें रोकनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हम तो वहां से करके निकल जाते हैं, बट उसके बाद वो चीज वहीं पर रह जाती है और वो चीज वहां पर क्या करती है, एक गंदगी करना शुरू करती है, फॉरेस्ट को डैमेज करना शुरू कर देती है, ट्रीज के लिए अच्छी नहीं होती है, वाइल्ड लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती है कि वो लोग प्लास्टिक वगैरह कुछ भी खाते हैं तो उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं। तो ये सारी चीजें हमको कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टली रोकनी चाहिए। नेक्स्ट है विच पर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड अमंग द लोकल पीपल। लोकल पीपल के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, आज आपके एजुकेशन में ये सारी चीजें बताई गई है, तो किस लिए बताई गई है? इसलिए नहीं कि आप इसका ये आंसर लिखो और आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिले, बट इसलिए कि एज अ फ्यूचर सिटीजन यू विल बी अवेयर कि आपको पता होना चाहिए कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अवेयरनेस करनी पड़ती है। आपको बुक्स में आई है, वैसे ही कुछ गाँव में जाकर क्या करते हैं, ड्रामाज वगैरह किए जाते हैं, एनवायरमेंट डे बनाया जाता है, फॉरेस्ट डे बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस यानी कि जागरूकता देखने को मिले। Fourth, the importance of forest and their conservation strategies should be included in the syllabus of school and colleges। They should explain the necessity of forest conservation। जो अभी आप कर रहे हो स्कूल सिलेबस के अंदर, कॉलेज सिलेबस के अंदर ये चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो लोग अवेयर रहे, वो लोग ये गलती ना करे और वो लोग अभी से समझदार बन पाए। Next है social forestry and agroforest should be developed intensively by taking planned steps for the necessity of food and
फायरवुड, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गए या फिर फॉरेस्ट रिलेटेड जो मैनेज करते हैं उन सब लोगों को इसकी एक स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए कि कितना रॉ मटेरियल यूज होगा, कितना नहीं होगा, कितना डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए, कितना डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, कैसे टूरिज्म को कंट्रोल करना है, ये सारी चीजों की एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके बाद ही उसके ऊपर एक कोई रोड मैप बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर सारे चीज कर रहे हो, सब कुछ खत्म होने के बाद आप बोलो कि अब हम उससे बचाना है, पॉसिबल नहीं है। जब है तभी से उसकी केयर करना शुरू करना पड़ता है, खत्म होने के बाद उसका कुछ भी हो सकता नहीं है। Six, that in place of firewood, alternative option like solar energy, natural gas, etc. should be implemented. फायरवुड यानी कि जहां पर लकड़ा जला के एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है आग वगैरह के लिए, या चूल्हे वगैरह आप जानते हो जहां पर लकड़ों की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हमें ऑल्टरनेट यूज करना चाहिए। फायरवुड का यूज छोड़ के हमको सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी, इन सारे एनर्जीज का यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो कि जो फायरवुड है यानी कि लकड़ा जो जल रहा है, जो खत्म हो रहा है, वो कहीं ना कहीं रुक सके। Forest resource should be used sparingly in order to make the process of tree growth faster and healthier. Infected trees should be removed. Forest fire caused heavy damage to forest. A separate system of a forecast national level should be created for dousing the fire. अब आप समझिए कि हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट फायर की और इन सब की, तो जो ट्री होता है ना उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है, तो ये सारा ध्यान रखना पड़ता है। एक छोटे बच्चा जब ग्रो करता है, ठीक है, न्यू बोर्न बेबी ग्रो करता है, तो उसके हम कितनी केयर करते हैं कि उसको कुछ हो ना जाए, उसका न्यूट्रिशन अच्छे से होना चाहिए, उसकी ग्रोथ अच्छे से होनी चाहिए। वैसे ट्रीज की ग्रोथ करना भी एक बच्चे की ग्रोथ करने जैसे होता है, उस पर एक ध्यान रखना चाहिए, उसका हेल्दी ग्रोथ होना चाहिए, अच्छे से उसका सब मिलना चाहिए, उसको न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, तब जाके वो हमको कोई न्यूट्रिशन वापस दे सकता है। उसके बाद जो कहता है कि इन्फेक्टेड ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज के अंदर भी इन्फेक्शन होते हैं, जो ट्रीज बिगड़ जाते हैं या फिर जिसके अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है, उस ट्रीज को निकाल देना चाहिए ताकि वो अपना इन्फेक्शन दूसरे ट्रीज के अंदर स्प्रेड करे नहीं। नेक्स्ट आता है कि फॉरेस्ट फायर आपको पता है कि एक बार जंगल में आग लगने के बाद उसको बुझाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, महीनों महीनों तक फॉरेस्ट फायर चलती है, जिसकी वजह से पूरा जो फॉरेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाता है। तो हमको उसके लिए एक अलग कमीशन बनाना चाहिए कि वो ध्यान रखे कि फॉरेस्ट फायर रहती है, हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो अच्छे से काम करते हैं, फॉरेस्ट पर का ध्यान रखते हैं, बट स्टिल हमें एक नेशनल लेवल पर हर एक तरीके से एक पॉलिसीज बनानी चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए और उसको प्रिजर्व करना चाहिए। Due to the increased means of transportation and easy travel throughout the pilgrimage with the religious place in forest area to attend the Bhandara fair or the Parikrama, at that time the litter should be cleared properly, otherwise the forests are polluted. अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो पहले के जमाने में इतना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं थी कि लोग कहीं भी पहुंच पाए। अभी इस डेट में ट्रांसपोर्टेशन इतना इजी है कि हम लोग कोई एकदम घने जंगल के अंदर कोई मंदिर होता है तो वहां भी चले जाते हैं, परिक्रमा करने चले जाते हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी मंदिर के वहां पहुंच जाते हैं कि भले वो माउंटेन्स पर हो, बहुत हाई एल्टीट्यूड पर हो, फॉरेस्ट के अंदर हो, कहीं पर भी, तो वहां पर जाना गलत नहीं, आप जाओ, बट वहां पर ध्यान रखो कि वो सारी चीजें क्लियर रहे, आप जो सामान लेके जा रहे हो वो अच्छे से पैक हो, वहां पर अगर आपने कुछ जलाया है, ठीक है, कुछ बनाने के लिए, तो वो अच्छे से जो आग है वो बुझ जानी चाहिए। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि फॉरेस्ट बिल्कुल भी गंदा ना हो, वहां से सारी चीजें प्रॉपरली क्लियर हो, ये सारी चीजें का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है, क्योंकि फॉरेस्ट चलकर हमारे पास नहीं आया है, हम चल के फॉरेस्ट में आए, तो हमें उसका ध्यान रखना होता है। लास्ट है, एरिया शुड बी डेमोक्रेटेड एंड रिजर्व फॉर एनिमल पेस्चर, और वो जो पर्टिकुलर जगह होती है वो एनिमल्स के लिए ही होनी चाहिए, एनिमल्स के लिए है, वो वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना वाइल्ड लाइफ भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, जितना हमारे लिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ इसी चैप्टर के हम लोग सेकंड हाफ में देखेंगे अबाउट वाइल्ड लाइफ, तो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखना चाहिए, फॉरेस्ट हमको बचाने बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपके चैप्टर का फर्स्ट हाफ खत्म होता है। फॉरेस्ट हमने देखा, फॉरेस्ट क्या होता है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं, उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, उसके इंपैक्ट क्या होते हैं, रेमेडीज यानी कैसे डिफॉरेस्टेशन रोकना चाहिए, कैसे हमें फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, तो ये सारी चीजें हमने इस पार्ट के अंदर कवर की है। और आज का वीडियो हम लोग यही तक रखेंगे, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप तब तक कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।